संभल उत्तर प्रदेश में है, बहराइच भी उसी प्रदेश में है। अक्टूबर में बहराइच, नवंबर में संभल, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च का पता नहीं किस जिले में इस तरह की घटना दोहरा दी जाए। कई बार लगता है कि उत्तर प्रदेश को लंबे समय के लिए सांप्रदायिक माहौल में झोंकने के लिए तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, संभल के अंदर की तस्वीरें आप लोगों ने अपनी आंखों से देखी होंगी कि किस तरह से वहां पर नौजवानों को शहीद कर दिया गया। लेकिन इसके पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है? दावा किया जा रहा है कि मोदी ने ये हिंसा करवाई है, मोदी ने ये दंगा करवाया। दोस्तों जी हां, दावा यही किया जा रहा है, लेकिन क्यों करवाया गया इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह सामने निकल कर आई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, रवीश कुमार सर जी। उनकी इस रिपोर्ट से दोस्तों यकीन मानिए गोदी मीडिया के मुंह में दही जम गया और गोदी मीडिया जवाब नहीं दे पा रहा कि आखिर क्यों ये दंगा हुआ और क्यों ये हिंसा हुई है। लेकिन रवीश कुमार ने हर एक परत को खोलने का काम किया है। इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। संभल उत्तर प्रदेश में है, बहराइच भी उसी प्रदेश में है। अक्टूबर में बहराइच, नवंबर में संभल, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च का पता नहीं किस जिले में इस तरह की घटना दोहरा दी जाए। कई बार लगता है कि उत्तर प्रदेश को लंबे समय के लिए सांप्रदायिक माहौल में झोंकने के लिए तैयार किया जा रहा है। अब तैयार किया जा रहा है को करना है, इसी चक्र में रहना है या निकलना है। इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कह रही हैं? क्या यूपी कभी इस पर सोचता है? हमारे सामने भी कम चुनौती नहीं है। हर घटना मन पर गहरा बोझ डालती है। अब कैसे कवर करें, कौन सी नई बात कहें कि लोगों को बात समझ में आ जाए। हिंसा किसी के फायदे में नहीं, हम किसी के फायदे के लिए नहीं होती। कितनों को गिन दें, कितनों के नाम बताएं और घायलों की गिनती बताते रहें। कभी मुजफ्फरनगर, कभी बरेली, कभी संभल, कभी अलीगढ़। इस तरह की घटनाएं और कितनी बार दोहराई जाएंगी समझ नहीं आता है। किसी भी घटना की रिपोर्टिंग या उस पर बनाया गया हमारा ही वीडियो अब अलग नहीं लगता है। अलग नहीं लगता, बिल्कुल। वर्ग को अधिकार विहीन किया जा रहा है। सांप्रदायिक नारों और दावों से उनकी ऐसी घेराबंदी कर दी गई है कि किसी तरह तनाव पैदा हो ही जाए, और उसके बाद भी तनाव अगर पैदा नहीं होता है तब फिर कुछ ऐसा कर दिया जाता है कि हो ही जाता है। अखबारों की रिपोर्टिंग की भाषा डरावनी होती जा रही है। वह एक पक्ष को हमलावर लिखने लग जाता है, एक पक्ष का हौसला बढ़ाने लग जाता है। अखबार भी धर्म की रक्षा के नाम पर राजनीति के इस लंबे प्रोजेक्ट में शामिल हो चुके हैं। वैसे भी जब दिल्ली के बड़े बड़े संपादक, बड़े बड़े चैनलों के मालिक, अखबारों के मालिक झुक गए और मीडिया को गोदी मीडिया बना दिया, तो जिले गोदी मीडिया बना दिया, कितना सामना दलाल मीडिया बना दिया। आखिर जब संभल में पहली बार सर्वे शांतिपूर्ण तरीके से हो गया तो दूसरी बार सर्वे कराने के आदेश दिए गए, तब हिंसा क्यों भड़की? क्यों दोबारा सर्वे के आदेश दिए गए? क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं देखना चाहिए कि जिस दिन याचिका दायर हुई उसी दिन आदेश क्यों हुआ? कई लोग इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 19 नवंबर 2024 को स्थानीय कोर्ट में एक याचिका दायर होती है। लिखा जाता है कि 1526 में मंदिर ढहाकर यहां मस्जिद खड़ी की गई। 8 लोगों ने याचिका दायर की और इसमें ज्ञानवापी मामले में वकील हरिशंकर जैन भी शामिल थे। दावा किया गया कि भगवान के सदियों पुराने श्री हरिहर मंदिर का जबरन इस्तेमाल किया जा रहा है और यह ऐतिहासिक तथ्य है। इस तरह की बातें कही गई हैं कि कलयुग में कल्कि भगवान यहीं अवतरित होने वाले। यहीं याचिका में यह भी मांग की गई कि याचिकाकर्ताओं को मस्जिद के अंदर प्रवेश करने की अनुमति मिले। चंदौसी की जामा मस्जिद एएसआई की संरक्षित इमारतों की सूची में है। याचिकाकर्ताओं ने एएसआई पर भी आरोप लगाया कि उसके पास इमारत का नियंत्रण नहीं। इस याचिका के दर्ज होने के कुछ ही घंटों के भीतर चंदौसी में सीनियर डिवीजन के सिविल जज आदित्य सिंह ने आदेश जारी कर दिया, एक एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कर दी और उन्हें मस्जिद में शुरुआती सर्वे करने के लिए कह दिया गया। संभल का जो मामला आपने बताया, पूरा प्रकरण उठा के देखिए कैसे हुआ। मथुरा में सर्वे हुआ, कोई हिंसा नहीं हुई। काशी में सर्वे हुआ, कोई हिंसा नहीं हुई। ये सरकार प्रायोजित हिंसा है, ये साजिश के तहत कराई गई हिंसा है। समझिए, एक ही संभल की हिंसा आ जाता है बगैर दूसरे पक्ष को सुने
और एक ही घंटे में सर्वे शुरू हो जाता। ऐसा किसी आम आदमी के विषय में न्यायालय की कार्रवाई और प्रशासन की कार्रवाई आपने देखी है? तो ये सरकार प्रायोजित हिंसा है। याचिका जिस दिन दायर हुई उसी दिन आदेश आता है, उसी दिन सर्वे शुरू हो जाता है। सर्वे शांतिपूर्ण तरीके से हो भी गया था। हिंसा तब भड़की जब 24 नवंबर को दोबारा सर्वे शुरू हुआ। वीडियो है कि सर्वे की टीम के पीछे पीछे धार्मिक नारे लगाते हुए लोग चल रहे हैं, उन्हें कोई नहीं रोक रहा है। उनके हौसले को देखकर लग रहा है इनका इरादा क्या था। ये कौन लोग थे? क्या ये भी सर्वे की टीम का हिस्सा थे? क्या इनकी कभी जिम्मेदारी या भूमिका तय हो पाएगी? क्या ये लोग भड़काने के आरोपी नहीं हो सकते हैं? लगता है बीजेपी का पेट अभी मणिपुर से भरा नहीं है और इसीलिए बीजेपी ने पूरे देश को मणिपुर बनाने की ठान ली है। उत्तर प्रदेश के संभल में हुआ विवाद और उसके बाद की हिंसा में 4 लोगों की मौत। योगी आदित्यनाथ की सरकार, उनके प्रशासन, उनकी पुलिस की ही कामयाबी नहीं है, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ उनकी नफरत का सीधा सीधा नतीजा है। जिस तरीके से खाकी वर्दी पहनने वाले चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं गोली चलावे, जिस तरीके से सर्वे करने वालों के साथ नारेबाजी करते हुए एक भीड़ चल रही है, ये सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि षड्यंत्र के तहत पूरा मामला रचा गया है। एक पैटर्न है और ये एक सेट पैटर्न है, जहां सुर्खियां बटोरने के लिए, टीवी पर आने के लिए कुछ लोग लोअर कोर्ट में अपील डालेंगे, फिर ऑर्डर आ जाएगा, मस्जिदें खोदी जाएंगी, बवाल होगा और बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेगी। लेकिन जिन लोगों की जान जाएगी उसका जिम्मेदार कौन है? याचिका दायर होने के तुरंत बाद सर्वे का आदेश जारी होता है। संभल में तनाव का माहौल बन जाता है। इसे लेकर कई लोग सवाल उठा रहे हैं। यह देखने का काम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का है। मीडिया में सर्वे का आदेश देने वाले जज की टिप्पणी छपी है कि यदि प्रश्नाधीन स्थल के बारे में अदालत के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो अदालत को मुकदमे का फैसला सुनाने में मदद मिलेगी। इसलिए न्याय के हित में आवेदन 8C को इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि सर्वेक्षण के समय नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त को पूरी कार्रवाई की मौके पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करानी चाहिए। सर्वे को लेकर निचली अदालतों की भूमिका और आदेशों की इन दिनों बहुत चर्चा हो रही है। संभल में नईम अहमद, नुमान, कैफ, बिलाल अंसारी की हत्या हो गई। बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की हत्या हो गई। संभल के हिंसा में 5 नौजवान मारे गए। कब तक यूपी के नौजवान इस पागलपन की आड़ में मारे जाते रहेंगे? क्या यही इस हिंसा के दोषी थे? इनकी तो जान चली गई हमेशा हमेशा के लिए। पुलिस के लोग भी घायल हैं। इन मामलों में प्रशासन की भूमिका को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन कब आपने सुना कि प्रशासन की जिम्मेदारी तय हो गई? बहराइच में या संभल में या कहीं और? कभी नहीं तय होती है। जिस तरह की रिपोर्ट पढ़ने को मिलती है उससे किसी को भी चिंता होनी चाहिए। अगर प्रशासन भी धार्मिक सांप्रदायिक संगठनों के साथ मिल जाए, एक तरफा कार्रवाई करने लग जाए, उनकी भाषा बोलने लग जाए, तब कुछ भी नहीं बचेगा। तब क्या होगा जब कोर्ट का आदेश, कोर्ट से जारी सर्वे का आदेश प्रशासन और धार्मिक संगठनों के हाथ लग जाएं और हथियार बन जाएं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बयानों में प्रशासन की भूमिका पर यूं ही हताशा नहीं झलक रही। राहुल गांधी ने लिखा है, संभल उत्तर प्रदेश में हालिया विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा और फायरिंग में जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। प्रशासन द्वारा बिना सभी पक्षों को सुने और असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल और बिगाड़ दिया और कई लोगों बिगाड़ दिया है संभल बना, जिसकी सीधी जिम्मेदार भाजपा सरकार है। भाजपा का सत्ता का उपयोग हिंदू मुसलमान समाजों के बीच दरार और भेदभाव पैदा करने के लिए करना न प्रदेश के हित में है न देश के। मैं सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर न्याय करने का अनुरोध करता हूं। अखिलेश यादव लिखते हैं, यानी सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि बीजेपी के षड्यंत्र से सर्वोच्च ये दंगा हुआ, संज्ञान इस तरह की और जो अपने साथ सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के उद्देश्य से नारेबाजों को ले गए उनके खिलाफ शांति और सौहार्द बिगाड़ने का मुकदमा दर्ज हो और उनके खिलाफ बार एसोसिएशन भी अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई करे। उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन से ना कोई उम्मीद थी ना है। दुखद है जो घटना हुई है,
हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो, किसके लिए भाषा थी वो? और मैं ये कहना चाहता हूँ, हालांकि सब जानकारी आपके पास है, दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं। मुझे याद है जब मैं लखनऊ में प्रेस कर रहा था, उस समय जो जानकारी थी और जो जानकारी छिपाई जा रही थी, जब वहां पर लोकल स्तर से जानकारी हासिल हुई तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और कराया गया दंगा है, कराया क्योंकि यानी बीजेपी ने कराया। जो बेईमानी कर रही थी सरकार, जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। बुलडोजर का इस्तेमाल यानी लोगों का माइंड डाइवर्ट किया गया है। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर दावा किया जा रहा है कि यह दंगा सरकार ने करवाया। सरकार कौन? मोदी सरकार ने करवाया। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा कि यहां पर दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने दंगा करवाया। मैंने स्टार्टिंग में मोदी जी का नाम दिया, लेकिन सरकार का नाम यहां पर सीधे तौर पर लिया जा रहा है। सरकार, सत्ता किसकी है? मोदी जी की। मोदी जी इस सरकार को चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह की घटना को क्यों अंजाम दिया? सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने क्लियर कर दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से वोटों की चोरी की गई है, महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से वोट पुलिस से डलवाए गए हैं, ऐसा आरोप यहां पर लगाया जा रहा है। वहां से लोगों का ध्यान हटाने के लिए संभल के अंदर यह दंगा करवाया गया, संभल के अंदर इस हिंसा को छिड़वाया गया। यानी कि यह पूरा प्री प्लान था। पहले ही वहां का सर्वे हो गया, लेकिन दोबारा से ऑर्डर दिया जाता है, तत्काल वहां पर सर्वे होता है। वहां पर एक जो है कम्युनिटी के लोग इकट्ठा होते हैं, मुस्लिम लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं और पुलिस को रोकने की कोशिश करते हैं, जिसमें काफी मुसलमान जो है शहीद हो जाते हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों दोबारा से वहां पर जाने की परमिशन दी गई? ये सवाल है दोस्तों, जो कि अखिलेश यादव ने क्लियर कर दिए कि सरकार की यही रणनीति थी, सरकार की ये सोची समझी साजिश थी कि महाराष्ट्र की तरफ से ध्यान हटाया जाए। ऐसा दावा अखिलेश यादव कर रहे हैं। बाकी इस रिपोर्ट को आप लोगों ने देखा, सुना, आप लोग किस नतीजे पर पहुंचे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।